नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आनंद सिंह। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट। सब एक ही नाम है, डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होते हैं, क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस करती है मार्केट पे, क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत होती है स्टॉक मार्केट को, हमें इक्विटी या शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कैसे करें ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिले। दोस्तों, डिटेल में बात करने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। शेयर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होते हैं। शेयर्स SHARE मतलब शेयरिंग ऑफ व्हाट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी। मतलब ये है कि जब आप शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का तो आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, भागीदार बन जाते हैं। मतलब ये जब कंपनी अगर ग्रो करेगी तो उसकी प्रॉफिट अगर अच्छी है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है, अगर कंपनी लॉस करती है तो आपको उसका लॉस को आपका पैसा लॉस होता है। तो ये होते हैं शेयर का आप जब खरीदते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट इज़ बेसिकली एक ये प्लेटफॉर्म होता है जहां हम किसी भी कंपनी का शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं ना। हमारे इंडिया में अगर हम देखेंगे, हम मेजर हैं NSE एंड BSE। NSE इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE का जो निफ्टी 50 हम बोलते हैं, जिसमें 50 कंपनी का कंप्राइज होता है, जिसमें 50 कंपनी होती है। BSE जिसे हम बोलते हैं सेंसेक्स, जिसमें 30 कंपनी का कंबाइन होता है। ये इंडेक्स होते हैं। अब इसमें हम जो देखेंगे कि एक कंपनी कि कैसे अपने रजिस्टर करती है NSE BSE की प्रोसेस क्या होता है, हम डिटेल में न बात करके बेसिक में हम बात करेंगे। जब कभी कोई कंपनी को पैसा अगर रेस करना होता है अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए, वो चाहे तो जाके बैंक से लोन ले सकती है, या चाहे कोई प्रमोटर ढूंढ सकती है, कोई इन्वेस्टर ढूंढ सकती है। नहीं तो ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें पब्लिक से पैसा रेस करना है, ओपन मार्केट से रेस करना है। तब वो डिसीजन होता है कि कंपनी का हम स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराएं। उसका होता है कि SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ की रेगुलेटर है, कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर है। कंपनी को अगर जब रजिस्टर करना है तो सबसे पहले कंपनी को SEBI से अप्रूवल लेनी होती है। ऑफ कोर्स SEBI की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है हर कंपनी को। एरा गैरा कंपनी जाके रजिस्टर नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस होती है हर कंपनी के। आपकी बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट में होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जो फंड रेज कर रहे हैं तो उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो उनका बिजनेस प्लान 5 से 10 साल का बिजनेस प्लान भी होती है, जो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो SEBI की गाइडलाइंस होती है। जब उस SEBI का अप्रूवल हो जाता है तब इस कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है NSE एंड BSE में। उनके भी अपनी क्वालिफिकेशंस होती है, रिक्वायरमेट होती है। जब वो हो जाते हैं अप्रूव, तब आपको मार्केट में आप इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू आप मार्केट से फंड रेज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें होता है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ना प्राइमरी मार्केट जब फर्स्ट टाइम कंपनी अपनी रेस करती है तो उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट इज बेसिकली जब एक बार कंपनी बेच देती है, अपनी शेयर मार्केट में फ्लोट हो जाता है, तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को ही बेच सकता है, तब कंपनी नहीं बेचती है बार बार। तो सेकेंडरी मार्केट में ओपन मार्केट होता है, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है एंड दे कैन बाय एंड सेल द कंपनी शेयर्स। हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इस दूसरा पॉइंट है कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करती हैं ना। इसमें अब हम जब बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि आज हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात करें जहां हर कंट्री एक दूसरे से लिंक है, हर एक कंट्री का इन्फ्लुएंस दूसरे मार्केट पे होता है। इसमें हम देखेंगे कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस होते हैं मार्केट पे, डोमेस्टिक न्यूज़ का इन्फ्लुएंस होता है, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ का इन्फ्लुएंस होता है, देन उसके बाद पॉलिटिक्स एंड ऑफकोर्स इलेक्शन का इन्फ्लुएंस होता है। अब इंटरनेशनल न्यूज़ का एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ कि कैसे इम्पैक्ट करता है, कुछ समय पहले 6 से 8 महीने पहले अगर देखेंगे, देयर वाज अ न्यूज़ वन इवेंट, US एंड चाइना ट्रेड वॉर। इसका मतलब क्या है? किसी कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है, किसी कंट्री के लिए बेनिफिट के लिए हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब चाइना और US का ट्रेड वार, जहाँ एक दूसरे कंट्री
उनके प्रोडक्ट पे जब वो एक्सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के कंट्रीज़ में, तो ऑब्वियसली दे स्टार्ट इंक्रीजिंग द टैरिफ रेट। उससे होता है ये कि ऑब्वियसली प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, तो कॉम्पिटिटिव प्राइस के सामने इनकी प्रोडक्ट महंगी हो जाती है और कंज्यूमर सस्ते भाव में लेना चाहेंगे। अगर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, सेम फीचर है, तो ऑब्वियसली वो सस्ते भाव में लेना चाहेंगे। तो जब हम एक दूसरे का ट्रेड वार एक दूसरे कंट्री में देखते हैं तो दूसरे कंट्री पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जिनका ऑब्वियसली उनका इकोनॉमिकल लॉस होता है। एंड दिस आर इन द बिलियंस डॉलर, क्योंकि छोटी मोटी ये ट्रेड होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं लॉस होता है, शॉर्ट टर्म में उनको इम्पैक्ट होता है, जिसके कारण एक दूसरे कंट्री के इम्पैक्ट होता है। तो हम देखेंगे कि अब एक कंट्री का नुकसान हो रहा है तो दूसरे कंट्री को फ़ायदा, तो ऑब्वियसली हो सकता है कुछ कंपनी जो वहाँ पर होती है तो दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर ले अपनी, क्योंकि ऑफ ट्रेड वार। कोविड-19 कोरोना वायरस का हम देखेंगे, कहीं का इवेंट कहीं शुरू होता है, सारी दुनिया में फैलता है और उसका इम्पैक्ट सारी दुनिया पे छाप छोड़ता है। ह्यूमन लॉस एंड आल्सो इकोनॉमिकल लॉस। अब इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली उनके मार्केट पे भी स्टॉक मार्केट पे भी पड़ती है, जहाँ आज की तारीख में हम देखते हैं ऑन एन एवरेज लास्ट 1.5 महीने के अंदर 30 to 40% हर मार्केट क्रैश हो चुका है। कहीं का इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट बोलते हैं, कहीं पे शुरू हुआ लेकिन हर कंट्री भुगत रही है उस चीज़ को, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है। क्रूड ऑयल आज कभी वंस अपॉन अ टाइम 2013 2012 जब हम देखेंगे क्रूड ऑयल का भाव $120 पर बैरल चलता था। आज के तारीख में वही 15-20 के डॉलर पे आज के क्रूड ऑयल का रेट है। व्हाट डज इट मीन? जो कंट्री जो क्रूड ऑयल ऑयल बेस इकोनॉमी और एनर्जी हम बोलते हैं, एनर्जी सेगमेंट बेस है, मतलब है कि उनके बेचने पे उनके कंट्री का इकोनॉमी, मेजर ऑफ द इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट। अब जो कंट्री का प्रोडक्शन कॉस्ट, मेजर कंट्री चाहे गल्फ कंट्री हो या रशिया हो या यूएस हो, फॉर एग्जांपल रशिया का $45 पर बैरल कॉस्टिंग ऑन एन एवरेज है, यूएस का कॉस्टिंग ऑयल का $55 पर बैरल है, गल्फ नेशंस का रफली अराउंड $20 to $25 पर बैरल है। अगर आज के तारीख में अगर ये $15 है तो हर कंट्री अपना अपना लॉस बेयर कर रही है पर डे, क्योंकि उनका होता है मिलियन बैरल पर डे का। अब इमेजिन कर लीजिए कि कितना लॉस है, क्योंकि ब्रेक इवन पे तो बेच नहीं रहे, लॉस में बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इकोनॉमिक पे लॉस इम्पैक्ट हो रहा है एवरी डे। और वो लॉन्ग रन के लिए एक दूसरे कंट्री का हो सकता है इकोनॉमिक लॉस दूसरे कंट्री पे लिंक्ड है, तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, ट्रेड में हो इकोनॉमिक लॉस होता है तो कहीं ना कहीं दूसरे मार्केट पे इन्फ्लुएंस करती है। अब आप बात करेंगे फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसीज ऑफ ए कंट्री। अब इसमें होता है कि अब देखेंगे कहीं जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो आरबीआई बेसिकली सेंट्रल बैंक जो होती है इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिसीज को लाती है ताकि इंटरेस्ट रेट कम हो, होम लोन का रेट कम हो, पर्सनल लोन का रेट कम हो, या फिर व्हीकल लोन का रेट कम हो, तो कहीं ना कहीं उनकी इम्पैक्ट करती है उनके बजट का। अब होता है कि कुछ पॉलिसीज मार्केट को अच्छी लगती है तो पॉजिटिव दिखाता है मार्केट, आप देखेंगे पॉइंट पॉजिटिव में जाएगा। कुछ न्यूज़ अच्छी नहीं लगती है तो उसमें हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट नेगेटिव जाता है, क्योंकि मार्केट को पसंद नहीं आता है वो न्यूज़। उसी तरह डोमेस्टिक न्यूज़, हर कंट्री का डोमेस्टिक होता है, लेकिन न्यूज़ होते हैं, इंटरनल न्यूज़ होते हैं। जैसे हमारे इंडिया की बात करेंगे, वी आर एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, मेजॉरिटी ऑन एग्रीकल्चर में हम, जहाँ अराउंड 60 to 70% रूरल एरिया में होता है हमारा बिजनेस है फॉर एग्जांपल, एंड उसके ग्रोथ पे ही हमारा इकोनॉमी चलता है, क्योंकि पॉपुलेशन मोर देन 70% आर बेस्ड इन रूरल एरिया। अगर कभी मानसून या रेन अच्छी होती है तो हमारे मार्केट को वो अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि हम समझते हैं कि कमोडिटीज़ चाहे वो राइस हो, दाल हो, पल्सेस हो, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, या अदर थिंग्स हो, हमें उसका प्रोडक्शन मतलब उपजाऊ अच्छे होते हैं और वो मार्केट में आते हैं। डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली, अगर बारिश कम होती है, बारिश सूखा होता है तो उसमें फसल नष्ट हो जाती है, उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पे दिखता है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हर चीज़ का रेट प्राइस हाई हो जाएगा और इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगी। अब उसका इम्पैक्ट जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके सेविंग पे होता है, तो ये न्यूज़ मार्केट के लिए ख़राब होती है तो हम नेगेटिव में देखते हैं। फिर होते हैं पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। किसी भी कंट्री में अगर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनती है तो अच्छी बात है, जैसे हमारे 2014 में हमने देखा एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनते हुए जो मार्केट को अच्छा लगा, अच्छी खासी रैली दी थी ग्रोथ फेज का। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ऐसे क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट को हमें दिखाती हैं और समझने की ज़रूरत है। पहले हम बात करेंगे, जब हम देखेंगे मार्केट कभी
अच्छे मार्केट ग्रोथ फेज में 5 से 10 साल में जाती है, फिर करेक्शन होती है। तो इसी तरह इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट जो हमें इंडिकेट करते हैं। हालांकि कोई मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ना ही कोई बता सकता कि कब अपना वो डायरेक्शन चेंज करेगा। ओनली वी कैन प्रिडिक्ट। वो भी हम पास्ट हिस्टोरिकल मोमेंट को देख के, कुछ इंडिकेटर्स को देख के हम बोलते हैं कि ये शायद हो सकता है स्टेप टू टेक ए प्रिकॉशन, कि हम उसे उस समय प्रिकॉशन लें। हम बात करेंगे पीई रेशियो का, जो बेसिकली हम बात करेंगे पीवी रेशियो का, हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड रेशियो का। पी रेशियो इज एवरेज ऑफ निफ्टी 50। हम निफ्टी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 के 50 कंपनीज का जो एवरेज पी रेशियो उसका लेके हम बोलते हैं निफ्टी का पी रेशियो। हमने देखा है कि 10 से 30 के बीच में ये रेंज होता है ऑन निफ्टी 50 का पी रेशियो। जब कभी मार्केट 28 से 30 के बीच में होती है तो ये हाई रिस्क जोन में चली जाती है। इसका मतलब ये कि हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है वहाँ से मार्केट करेक्शन होना शुरू हो जाए। हमने ये पैटर्न बहुत बार कपल ऑफ टाइम हमने देखा है। 2008 की हम बात करें जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, हम 99 की हम बात करें, और जब हम बात करें तो उसमें पीई रेशियो अगर देखेंगे अराउंड 28 से 28 के बीच में था ऑन एन एवरेज, जहाँ से वो करेक्शन हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि जब कभी अगर पी रेशियो निफ्टी का अगर 28, 29 या 28 से 30 के रेंज में हो, इसे प्रिकॉशन स्टेप, हमें रिस्क है उस समय पैसे निकाल लेना चाहिए या कम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जितना कम आपका इन्वेस्टमेंट उस समय अच्छी बात है, आप पैसे निकाल के एफडी में डाल दीजिए। उस समय आप वॉच करिए मार्केट को, 5 से 6%, 7% आपको एफडी में रिटर्न मिलते हैं। जब कभी अगर पी रेशियो 10, 11, 12 के रेंज में है, इसे गुड अपॉर्चुनिटी बाइंग। आप मार्केट में बाय करिए उस समय, क्योंकि ये ओवर सोल्ड का इंडिकेशन होता है कि मतलब हर कोई बेच रहा है, तो उस समय आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि वो रेंज है जहाँ उस समय से आप फिर गुड अच्छे रिटर्न देखेंगे 5 से 10 साल के बीच में। फिर हम बात करते हैं, इसमें दूसरा इंडिकेटर है जो हम बोलते हैं पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। पीवी रेशियो का अगर हम यहाँ पर देखेंगे ऑन एन एवरेज 3 से 5 अगर आपके बीच में है, इसे गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जो पीवी रेशियो होता है इसका 5 के बीच ऑन एन 3.5 to 5 के बीच में है, तो इसे गुड सेलिंग सेलिंग दिस वन इंडिकेशन, जहाँ आपको सेल करनी चाहिए। एंड 2.25 से लेकर 3 के बीच में अगर आपको रेंज होता है इसे एवरेज, जहाँ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और बाई करना चाहिए। डिविडेंड यील्ड रेशियो का हम बात करेंगे, जहाँ हम अगर जितना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड अगर दिखाता है निफ्टी 50 का, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उस समय बाई करना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा, 3, 4, 5 ऐसे गुड अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा बाय करनी चाहिए। अगर डिविडेंड यील्ड रेशियो 0.9% या 1% या 1.25% होनी चाहिए, उस समय हमें बेच देना चाहिए, उस समय बेच के रुकना चाहिए अपना डिविडेंड यील्ड रेशियो पे। दोस्तों हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, कि हमें क्यों इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या कैसे करना चाहिए ताकि हमें बेटर रिटर्न मिले। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 रिक्वायरमेंट होती है, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट या फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकिंग अकाउंट बोलते हैं। आजकल हर बैंक आपको 3-in-1 अकाउंट खोलती है, आप वहाँ से ओपन करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट ऑफकोर्स इज ए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब ये है कि जब आप मार्केट में पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, सब्जेक्ट है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मार्केट में 2 ही फैक्टर में इन्वेस्टमेंट में काम होती है, फियर फैक्टर एंड ग्रीड फैक्टर। ग्रीड एंड फियर आर 2 वर्ड दैट रन्स द मार्केट। कुछ लोग पैसे कमाने के ग्रीड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाने के डर से बेचते हैं स्टॉक्स। तो इस 2 फैक्टर में काम चलती है मार्केट। अब होता है, हम बात करते हैं रिस्क एपिटाइट का। हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी रिस्क कैपेसिटी होती है। कुछ लोग को रिस्क सहने की क्षमता होती है, कुछ सह सकते हैं, कुछ नहीं सह सकते। जिनकी अच्छी कैपेबिलिटी होती है वो रिस्क लेते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं। कुछ लोग बैलेंस या मॉडरेट काइंड ऑफ होते हैं जो नहीं कर सकते हैं, वो इक्विटी मार्केट या फाइनेंशियल अदर इंस्ट्रूमेंट में, डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जो उनको कम रिटर्न मिलता है बट दे आर हैप्पी। अब एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क, एक होता है नेग्लिजेंस रिस्क। ना कैलकुलेटिव रिस्क होता है, कैलकुलेटिव रिस्क जहां हम हर चीज़ को सोच समझ के उसको कैलकुलेट करते हैं कि रिस्क क्या है, उसके मुताबिक हम इन्वेस्ट करते हैं, जो अच्छी बात है।
क्योंकि हमें कैलकुलेटिव रिस्क लेने जब तक नहीं लेंगे तब तक हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। देयर इज़ अ वन वर्ड, हाई रिस्क हाई रिटर्न। जब तक आप हाई रिस्क नहीं लेंगे हाई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो हर इंडिविजुअल को अपनी अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक रिस्क लेनी चाहिए, आपको रिटर्न मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें व्हाट आर डिफरेंट असेट क्लास जहाँ उसका एवरेज रिटर्न कितना होता है। डिफरेंट असेट क्लास में हम गोल्ड का अगर एवरेज रिटर्न देखेंगे रफली अराउंड 6 से 7% है। रियल एस्टेट की बात करेंगे तो 7 से 8% का रिटर्न है। फिक्स डिपॉजिट्स की बात करेंगे, फाइनेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो रफली अराउंड 7 से वो भी 8% या 9% एन एवरेज। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 12 से 15% का एवरेज रिटर्न है ऑन एन एवरेज। स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट के करें तो जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, जहाँ आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं, हम अगर देखेंगे जहाँ 15 से 20% का एवरेज रिटर्न के पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। बहुत सारी कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाए भी, अच्छे अच्छे कंपनी ने, लोगों ने कमाया भी है। हम इस पे बात करते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ इसमें बात करना चाहूँगा, जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी मार्केट में, उस समय 3 चीज़ का होना ज़रूरी है: पेशेंस, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म हॉरिजन। टाइम फैक्टर, लंबी अवधि का टाइम फैक्टर, तभी आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप 1 साल 2 साल का नज़रिया लेके चलेंगे तो आप हो सकता है कमाने की जगह आप गवा दें। क्योंकि अपनी अपनी कंपनी का ग्रोथ टाइम होता है, टाइम फैक्टर होता है। कुछ प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है 2 साल 3 साल, फिर अपने आप को परफॉर्मेंस करती है, फिर इम्प्रूव करती है। तो ऊपर नीचे मार्केट होते रहता है। तो इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जब कभी आप इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म लंबी अवधि का प्लानिंग करें, डिसिप्लिन रहें और पेशेंस रखें। अब दोस्तों मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ जो शायद हम उसे 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग में होता है कि आप टाइम जितना लंबा अवधि में आप समय रखेंगे उतना अच्छा आपका उसका इम्पैक्ट मिलता है और अच्छे रिटर्न मिलते हैं। लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। माय फ्रेंड, देयर इज़ नो राइट टाइम और नो रॉन्ग टाइम और बैड टाइम टू इन्वेस्ट। कभी मार्केट गलत या सही नहीं होता है, मार्केट अपने मुताबिक चलती है। डिसीजन हमारा राइट एंड रॉन्ग हो सकता है, जो हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कभी भी। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है, इसमें फैक्टर होता है कि यू शुड बी, आप ग्रीडी होइए जब लोग फियरफुल हैं, और आप फियरफुल होइए जब लोग ग्रीडी हों। मतलब ये जब मार्केट में सब लोग खरीद रहे हैं, आपको फियरफुल होनी चाहिए कि सब लोग क्यों खरीद रहे हैं। एनालाइज करिए, जब मार्केट में फियरफुल हो तब आपको ग्रीडी होना चाहिए, क्योंकि सब लोग अच्छे अच्छे क्वालिटी के डर के मारे बेच रहे हैं, उसमें आपको खरीदना चाहिए। मतलब ये है कि अगर अभी हमने जैसे 2020 की हम बात करें, 2020 के अगर जनवरी फरवरी में स्टॉक मार्केट वाज हाई, जब कोविड-19 का आया तो मार्केट क्रैश होना शुरू हुआ, लोगों ने पैनिक में बेचना शुरू कर दिया ना। कुछ लोगों ने तब समय एंजॉय किया था, हाई मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन यू शुड बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट हैज़ अ करेक्शन। जब लो होता है, आप फेयरफुल होता है, आपको खरीदना चाहिए। दोस्तों हम इस पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात कर रहे थे। मैजिकल वर्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम चेस का लेते हैं, चेस बोर्ड, चेस खेलते हैं, चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं, और दूसरा हम ऑप्शन बोलते हैं राइस का दाना, चावल का दाना। उसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं जो आपका ड्यूरेशन बताता है हर ईयर। ईच बॉक्स जो होता है एक एक साल आपको रिप्रेजेंट करता है, मतलब 1 2 3 4 64 ईयर्स। राइस का दाना आपका पैसा इंडिकेट करता है। आप बोलोगे साहब ये तो चावल का दाना छोटी बात है। यस माय फ्रेंड, इस छोटी सी बात है, लेकिन हम इसमें जानेंगे कि कंपाउंडिंग कैसे इम्पैक्ट करता है। अगर हर बॉक्स पे अगर आपका चावल का दाना डबल होते रहा, इमेजिन फर्स्ट बॉक्स पे 1 दाना है, दूसरे स्क्वायर बॉक्स पे 2 दाने, तीसरे पे 4 हो गए, चौथे पे 4 का 8 हो गए, पाँचवें पे 8 का 16 हो गए, इस तरह 64 पे जाएंगे। फ्रेंड क्या आप जानते हैं कि कितने राइस के दाने होंगे? अगर हर स्क्वायर बॉक्स पे अगर डबल होते रहा आपका स्क्वायर पे, आपके 64 स्क्वायर पे कितने दाने होंगे? दोस्तों यू कांट इवन इमेजिन। ये होंगे रफली अराउंड 460 बिलियन मेट्रिक टन। मतलब अगर आप अब पैसे की बात करें तो डॉलर में रफली अराउंड ये होगा 250 ट्रिलियन डॉलर। बेसिकली 250 ट्रिलियन डॉलर का मतलब आपने सही सुना दोस्तों। इसका मतलब क्या है? एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स है जिस पे हर बॉक्स पे डबल होता है, जो चावल के दाने पैसे को रिप्रेजेंट करता है, बॉक्स ईयर को रिप्रेजेंट करता है। जितना लंबा अवधि उतना बड़ा, 250 ट्रिलियन
डॉलर का मतलब है कि आप इमेजिन कर नहीं कर सकते दोस्तों, जितनी दुनिया की कंट्रीज़ हैं, आप उन सभी का जीडीपी कंबाइन कर दीजिए, चाहे यूएस हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, यूके हो, इंडिया हो, चाइना हो, सब आप कंबाइन कर दीजिए, तब भी वो रफली अराउंड 120 to 130 ट्रिलियन डॉलर होगी अप्रॉक्सीमेटली। और ये है 250 ट्रिलियन डॉलर। जस्ट इमेजिन करिए कि ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन हॉरिजन क्या पैसे मायने रखते हैं। मतलब ये है कि जितना लंबा अवधि आप करेंगे उतना ज़्यादा पैसा, आपका पैसा ग्रो होगा और वो ज़्यादा होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा एग्जांपल हम दोस्त आप फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आपको अगर हम आज बोलें कि 10 लाख रुपये हैं एंड आपको 30 साल अगर समय दें, 30 साल 30 ईयर्स ड्यूरेशन एंड 10 लाख हैं, लेट्स अज्यूम इन्वेस्टमेंट आपका इनिशियल आज की तारीख की इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल। अगर हर 3 साल में आप पैसा डबल करते हैं, कैन यू इमेजिन कि 30 साल में आपके पास कितने पैसे हो सकते हैं? कैन यू इमेजिन दोस्त, आपके पैसे अगर हर 3 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, मतलब 10 लाख आज के थर्ड ईयर में 20 लाख, देन 3 मल्टीपल ऑफ 3 6 9th ईयर 12th ईयर 15th 18 21 24 28 एंड 31, आपके हर 3 साल में डबल हो रहे हैं। तो 10 का 20, 20 का 40, 40 का 60, 40 का 80, 80 का 160, 160 का 320, आपको 10 फैक्टर जो 31th ईयर में होते हैं, you can't even imagine friends, it gonna be roughly around more than 100 crores। जी हाँ दोस्त, 100 crores। ये होता है पावर कंपाउंडिंग। आपका जो कंपाउंडिंग फैक्टर है वो ग्रो करता है ड्रास्टिकली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो कभी भी आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्रेंड्स, आप लंबी अवधि के समय लेके लिए करिए ताकि आपको अच्छा ग्रो होए। फ्रेंड्स आपको उतनी ज़रूरत नहीं है अगर आपको मार्केट नहीं भी समझ आता है, अगर आप नॉर्मल इंडेक्स फंड में डालेंगे, जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स भी है, कुछ भी नहीं करना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, अगर उसका भी टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स। आप अगर इंडेक्स फंड में भी डालेंगे तो आपका पैसे 12 से 15% ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में आपको ग्रो करता है। जैसे निफ्टी 50 आप ले लीजिए, अगर 10 लाख या 1 लाख रुपए जब भी आपको इन्वेस्ट करना है, अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, आप निफ्टी 50 के स्टॉक अकॉर्डिंग वेटेज डाल दीजिए, डाल के छोड़ दीजिए 30 साल, देन यू सी द रियलाइजेशन। आपको ऐसे भी 15%, 12 से 15% ऑन एन एवरेज रिटर्न इंडेक्स से देती है हर साल। उससे ज़्यादा बेटर कमाना है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको नॉलेज इन्हेंस करनी चाहिए, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए जो फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड हो, कुछ न्यूज़ आपको अपडेट होना चाहिए, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ें, बिजनेस न्यूज़ बेसिकली आप पढ़ें या बिजनेस मैगजीन्स पढ़े जो आपको न्यूज़ अपडेट होते रहे। आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, ब्रोकर से बात कर सकते हैं। बात करने में कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है। आप बात करिए, समझिए कैसे होता है, कौन सी कंपनी अच्छी है, आप अपना भी एनालाइज करिए सो दैट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बेटर रिटर्न पा सकते हैं। नहीं तो आप इंडेक्स फंड में डाल दीजिए, निफ्टी 50 का फंड लेके अकॉर्डिंगली उसका जो वेटेज आप इन्वेस्ट कर दीजिए अकॉर्डिंगली, आपको ऐसे भी पैसा ग्रो होते रहेगा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए टेंशन लेस, आप टेंशन ना लीजिए। या सेंसेक्स पे 30 कंपनी आप उसे उठा लीजिए, अकॉर्डिंग वेटेज आप इन्वेस्ट कर दीजिए, वो ऐसे भी ग्रो करेगा। इससे पैसिव, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना, एक बार डाल दीजिए, आप हर साल डालते रहिए उसमें एंड वेट फॉर 30 ईयर्स 25 ईयर्स 20 ईयर्स, आप विल सी द मिरेकल्स। कैसे कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप कंपनी अपना भी लगाते हैं कोई दूसरी कंपनी में, किसी भी कंपनी में, पैसा ऑब्वियसली आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्रोटेक्ट होना चाहिए, गारंटी नहीं है बट कम से कम रिस्क मिनिमाइज करनी चाहिए। ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करिए फ्रेंड्स जहां जिसकी कंपनी का लास्ट से 5 से 10 साल के परफॉर्मेंस अच्छी हो, ग्रोथ रेट उसने दिए अच्छे खासे, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ साथ उनका नेटवर्थ कंपनी का अच्छा हो, मोर देन 7,000 करोड़ हो, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टेबल कंपनीज होती हैं, मोर देन 7,000 करोड़ होनी चाहिए, 10,000 करोड़ होनी चाहिए। ऐसे कंपनीज को चूज़ करिए जिसके मैनेजमेंट अच्छे हैं, मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी इज़ रन बाय द मैनेजमेंट एंड टीम्स, उनकी एम्प्लॉयज़ के थ्रू। अगर उनके अच्छे प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर अच्छे हैं, तो आपको कंपनी ग्रो करेगी। देर आर मेनी गुड एग्जाम्पल इन इंडिया। आप इन्फोसिस की बात करें, नारायण मूर्ति जी की बात करें, या विप्रो के अजीत प्रेमजी की बात करें, या आप आपका लेकिन देर आर मेनी रतन टाटा की बात करें, देर आर मेनी कंपनीज विच आर हैविंग गुड एग्जाम्पल एंड गुड पीपल। आप मैनेजमेंट देखिए, वो आपको कंपनी पैसे कमा के जरूर देगी। रीज़न है, आप नहीं तो आप अब जब गूगल है, गूगल में आप टाइप करिए कोई भी कंपनी की, एनालाइज करिए कि क्या क्या केसेस हैं, आपको दिख जाएंगे। जिनके केसेस ज़्यादा हैं उनको अवॉइड करिए, नहीं खरीदने की ज़रूरत है।
क्योंकि अगर उन पर ज़्यादा कोर्ट केसेस हैं किसी भी कंपनीज़ में, वो अच्छी कंपनी नहीं हो सकती आपके मुताबिक या हमारे मुताबिक पैसे को ग्रो करने के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उनका एनर्जी गलत काम में, जहाँ कोई केसेस में हो या क्रिमिनल केसेस में या फ्रॉड्स में हो, उन कंपनी को कृपया अवॉइड करिए। आज आपके गूगल पे हर कंपनी का डिटेल मिल जाता है, तो कृपया करके वो सर्च करिए ताकि आपको बेटर रिटर्न मिले। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आज इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आएंगे इसके नेक्स्ट सीक्वेंस में। अभी ये पार्ट 1 है, जहाँ हम बात करेंगे कौन कौन से गुड कंपनीज में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अगेन रिक्वेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।